देखो बच्चों, इंटीग्रेशन एक तरीके से एक प्रोसेस है जिसमें हम हर छोटी छोटी एंटिटी को ऐड करके एक कंप्लीट वैल्यू बनाने की कोशिश करते हैं। एक बेसिक लैंग्वेज में इंटीग्रेशन यही चीज़ होती है हमारे लिए, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, हम इसकी स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, ये देखो बच्चे। मान लो एक रॉड है, ठीक है। एक रॉड में इसकी लेंथ L है। अब देखो बच्चे, हर चीज़ किसी न किसी चीज़ से मिलके बनी हुई है। मतलब हम एक तरीके से हम भी इंटीग्रेटेड है। हम किसके इंटीग्रेशन से बने हुए हैं? सेल्स के इंटीग्रेशन से, टिश्यूज़ के इंटीग्रेशन से हम बने। आपको पता है ना बच्चों? लोगों के इंटीग्रेशन से इंडिया बना है, मिलके समूह से, एक तरीके से कॉम्बिनेशन से। और अब ये जो रॉड है ये भी छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बनी हुई है। जैसे मान लो एक छोटा सा एलिमेंट है, ये स्मॉल एलिमेंट, ये ऐसे सारे एलिमेंट ऐड कर दो तो एक पूरी की पूरी रॉड बन जाती है। हम लोग जो पढ़ाई करते हैं उसमें छोटे छोटे टॉपिक के इंटीग्रेशन से आपकी पूरी कंप्लीट नॉलेज बन जाती है। जैसे हम लोग डेली बेसिस पे छोटी छोटी नॉलेज गेन करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉलेज ऑन डेली बेसिस, और एग्जामिनेशन तक जाके हमको अगर हम ढंग से पढ़ते हैं तो उस पूरे के पूरे करिकुलम की कंप्लीट नॉलेज हो जाती है। बट वो कंप्लीट नॉलेज क्या एकदम से हो गई या एक दिन में हो गई? हमने क्या किया, छोटी छोटी नॉलेज को अपने में क्या करते गए, ऐड करते गए, इंटीग्रेशन करते गए उस चीज़ का। समझ रहे हो बच्चों? एडअप करते गए उन चीज़ों को, और उन सब के इंटीग्रेशन से हमारे पास फाइनली एक काफ़ी नॉलेज क्रिएट हो जाती है एंड तक जाते जाते। और अपनी लाइफ भी हम बच्चे नॉलेज के इंटीग्रेशन से जी रहे हैं। धीरे धीरे हम अपनी लाइफ में नॉलेज को क्या करते जा रहे हैं, एडअप करते जा रहे हैं। तो अब एक्चुअली क्या है कि जैसे एक रॉड है, छोटे छोटे एलिमेंट से बनी हुई है। जब कभी हम छोटी चीज़ बोलते हैं तो जैसे छोटा लेंथ है, स्मॉल लेंथ, तो कोई भी एक छोटी सी चीज़ हो या जैसे स्मॉल लेंथ हो तो उसके आगे हम डी लगा देते हैं। जैसे स्मॉल लेंथ तो DL, इसका मतलब क्या हुआ, स्मॉल लेंथ। समझे बच्चों? L फॉर लेंथ, D फॉर स्मॉल। D मतलब कि स्मॉल लेंथ, ठीक है, एक स्मॉल लेंथ है, ठीक है। इन छोटे छोटे स्मॉल लेंथ के जो एलिमेंट्स हैं, इन सब के से मिलके क्या बनती है, एक रॉड बनती है। इन सब के इंटीग्रेशन से क्या बनती है, एक रॉड बनती है। तो एक्चुअली क्या है कि अगर हम देखें, इफ़ वी इंटीग्रेट ऑल दिस एलिमेंट्स, स्मॉल एलिमेंट्स, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। we will get complete rod, complete length। समझे या नहीं समझे बच्चों, बोलो। छोटे छोटे एलिमेंट्स को, सभी स्मॉल एलिमेंट्स को इंटीग्रेट कर दो तो हमें कंप्लीट लेंथ मिल जाएगी। आई बात समझ में बच्चों? बोलो भाई। अगर मैं डेली एक एक पन्ना लिखूं, लिखते उस पन्नों को सबको ज्वाइन कर दूं तो उन सब पन्नों से क्या बन जाएगा, एक बुक बन जाएगी। तो एक इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम ओवरऑल वैल्यू निकाल लेते हैं सबको एडअप करके। तो ये एक प्रोसेस है इंटीग्रेशन का, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने स्मॉल एलिमेंट्स को इंटीग्रेट कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, कंप्लीट लेंथ आ गई। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं और क्या इतना सा सिंपल है इंटीग्रेशन। देखो अच्छा, ये जो इंटीग्रेशन हम समझा रहे हैं ये तो काफ़ी बेसिक है। आगे जो मैथमेटिक्स है उसकी काफ़ी अलग अलग लेवल पे भी चली जाती है इंटीग्रेशन की मैथमेटिक्स। और रही बात इसकी कि हम दोनों पर्सपेक्टिव से देखेंगे, हम समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे और हमें न्यूमेरिकली जो चीज़ें सॉल्व करनी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, और उनको मर्ज नहीं करेंगे कभी भी। मतलब मर्ज मतलब कि भाई फॉर्मूला अपनी जगह पर है, जो मैथमेटिकल है वो आया कैसे आया इसके बारे में हम नहीं देखेंगे, भाई आया है तो ये फॉर्मूला बस जस्ट। दूसरा ये कि हम यूज़ कैसे कर रहे हैं इंटीग्रेशन का, वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहली बात ये कि हमें इंटीग्रेशन की नीड क्या है, क्या ज़रूरत है हमें इंटीग्रेशन की। एक्चुअल में क्या है बच्चों, हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। इंटीग्रेशन की नीड बहुत अलग अलग जगह होती है, ऐसा नहीं है कि एक किसी स्पेसिफिक जगह, बहुत अलग अलग जगह इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। बट हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे वहाँ इंटीग्रेशन हमारी मदद करता है। देखो बच्चे, मान लो ये पैराबोला है, हमने बताया था ऐसा कोई ग्राफ सा होता है, यूं ऐसा सा ग्राफ होता है, इसे कहते हैं पैराबोला। ऐसी शेप को कहते हैं
पैराबोला। आपने अलग अलग शेप पढ़ी है, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्फेयर, सर्कल, बट इस बार आपने एक पैराबोला भी पढ़ लिया। धीरे धीरे आप कुछ और शेप्स भी पढ़ोगे, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, कुछ और शेप्स भी पढ़ोगे, जिसमें से इस शेप का नाम है पैराबोला। तो मान लो हमें यहाँ तक का एरिया, यहाँ से यहाँ तक का एरिया बताना है। क्या ये जो एरिया अंडर शेडेड रीजन है, क्या इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास? आपके पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है? बोलो बच्चों, क्या आपके पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका? अगर मैं कहूँ कि हमें एरिया निकालना है तो इंटीग्रेशन हमारी मदद करेगा। तो इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आप बच्चों एक छोटी सी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बना लो। यहाँ एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बना ली, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, ये रेक्टेंगुलर सी स्ट्रिप हो गई, पतली है, काफ़ी थिन है। एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बना ली मैंने। देखो बच्चे, एक इसकी लेंथ और ब्रेथ होगी। मान लो इसकी लेंथ है y और इसकी विड्थ है dx, थिकनेस dx। अब कोई बच्चा बताएगा मैंने लेंथ को y लिखा है और थिकनेस को dx क्यों लिखा है? Why I am using dx? x भी तो लिख सकता था d, क्योंकि वो स्मॉल है, मतलब लेंथ काफ़ी बड़ी है बट विड्थ क्या है? स्मॉल है। अब कारण ऐसा क्या है कि मेरे को विड्थ स्मॉल क्यों लेनी पड़ गई? मेरे को विड्थ स्मॉल क्यों लेनी पड़ी? मैं चौड़ी विड्थ क्यों नहीं ले सकता हूँ? क्योंकि एक्चुअली क्या है कि देखो बच्चे, अगर मैं ज़्यादा चौड़ी विड्थ लूँगा, ये कर्व कैसा जा रहा है? ऐसा जा रहा है। तो अगर मैं चौड़ी विड्थ लूँगा तो ये रेक्टेंगल नहीं, कैसा बन जाएगा? कैसी शेप बन जाएगी बच्चों? कैसी शेप बन जाएगी ये? अगर शाबाश, ट्रिपेजियम बन जाएगा। ये फ्लैट नहीं होगा, ये तिरछा हो जाएगा। बट अगर ये थिन होगा, अगर ये थिन होगा, काफ़ी थिन होगा, तो ये शेप ट्रिपेजियम नहीं, लगभग रेक्टेंगल सी ही बनेगी, क्योंकि ये तिरछा नहीं होगा। समझ रहे हो बच्चे? तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें कर्व के अंदर रेक्टेंगल लेने से फ़ायदा क्या है? हम ऐसा कर क्यों रहे? अभी आपको पता चलेगा बच्चे, थोड़ी सी देर में हम ऐसा कर क्यों रहे। हम इस कर्व में छोटा सा रेक्टेंगल मान लेंगे, ठीक है। एक छोटा सा रेक्टेंगल मान लिया। इस रेक्टेंगल का एरिया में मान लो पता चल गया, हमें पता है। एक रेक्टेंगल स्ट्रिप ले ली हमने। ऐसी मान लो छोटी छोटी कई सारी स्ट्रिप्स हमारे पास है रेक्टेंगुलर। ऐसी बगल में, इसकी बगल में एक छोटी सी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, और सारी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स का एरिया अगर हम ऐड कर दें इसके अंदर जो भी आ रही है रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, तो सब रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स की हेल्प से उनके टोटल एरिया से हमें इसके अंदर का एरिया पता चल जाएगा। बट इसमें एक क्वेश्चन ये है कि रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो स्ट्रिप बहुत ही थिन होनी चाहिए। मैंने आपको बताया ना कारण क्या है, क्योंकि अगर थिक हो गई, मतलब चौड़ी हो गई, तो ये सीधा नहीं, फ्लैट नहीं, ट्रिपेजियम सा हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसे हो जाएगा। कर्व कैसा जा रहा है हमारा? अगर आप देखो ढंग से तो इसके अंदर हमारा कर्व ऐसा जा रहा है, यूँ। और अगर आपने चौड़ी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ली ऐसे, ये, तो ये फिर रेक्टेंगल नहीं रहा, ट्रिपेजियम बन गया, जिसको कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तब कहानी क्या है बच्चे? कहानी होती है, जैसे मान लो ये स्मॉल रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का चलो एरिया बताओ क्या होगा? इस स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? इसके एरिया को हम DA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वाई वी आर यूजिंग DA? हम A क्यों नहीं लिख रहे, DA क्यों लिख रहे हैं? यहाँ DA क्यों लिख रहे हैं? DA मतलब कि रेक्टेंगल स्मॉल है तो उसका स्मॉल एरिया भी क्या होगा? स्मॉल। D फॉर स्मॉल, समझे बच्चे? D फॉर, D का मतलब क्या हुआ? स्मॉल। अब इसका एरिया क्या होगा बच्चे? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है? y, और ब्रेथ कितनी है? dx। तो ये जो हमारा छोटा सा रेक्टेंगल है, इसका एरिया ये है। बट एक्चुअली क्या है कि अगर मान लो ऐसे छोटे छोटे रेक्टेंगल में सब ले लूँ तो हमारे पास कंप्लीट एरिया आ जाएगा। मुझे कंप्लीट एरिया निकालना है तो मैं सारे छोटे छोटे एरिया को क्या कर दूंगा? इंटीग्रेट कर दूंगा ऐसे। अभी आप सोचो नहीं कैसे करूंगा, अभी आप बस कहानी की तरह समझो। कई बच्चों का दिमाग ये चलने लग जाता है डीपली कि सर कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अभी आप कहानी की तरह समझो बच्चे, जितना ऊपर ऊपर से मैं समझा रहा हूँ उतने ऊपर से समझाओ, उसके डीप में मत जाओ। डीप में जाओगे तो परेशान हो जाओगे। बस आप ये समझो कि ऐसे सारी रेक्टेंगल हमारे पास ले लिया हमने, सबका एरिया ले लिया।
तो इसके अंदर का भी एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स का एरिया अगर हमने इंटीग्रेट कर दिया तो कंप्लीट एरिया हमारे पास आ जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या है, देखो डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, वाई डी एक्स। अब किसी को कोई डाउट है कि ये फॉर्मूला कैसे, कभी हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो हम कई सारे फॉर्मूले पढ़ते हैं, जैसे हम डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले पढ़े थे, बट सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बच्चों इंटीग्रेशन के लिए, ये समझो। देखो बच्चों, जैसे मान लो अगर हमें x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है ये, तो उसका फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 बाय n+1 प्लस कॉन्स्टेंट। अब ये क्या है बच्चे, इधर देखो, जब कभी हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक्चुअली क्या है कि इस चीज़ का हम इंटीग्रेट कर रहे हैं और ये चीज़ें साथ में समझ लो अटैच्ड होती हैं, मान लो ये चीज़ें मान लो क्या अटैच्ड है। अब जैसे है क्या बच्चे बताते हैं, जब इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। ये भी हम आपको बताएंगे, बट सबसे पहले मान के चलो, सबसे बेसिक अगर हम बात करें, जैसे मान लो हमारे पास कोई फॉर्मूला है। अब हम फिजिक्स की बात नहीं कर रहे और लॉजिक की बात नहीं कर रहे, मैथमेटिक्स पे आ जाओ बच्चों परफेक्टली। मैथमेटिक्स में क्या है कि आपको सिर्फ बताने कि कैसे यूज़ करना है, बस समझो इसे डायरेक्टली। तो जैसे x² का इंटीग्रेशन करना है तो क्या हो जाएगा, पावर एक ऐड हो जाएगी, 1 2 ऐड तो कितनी हो जाएगी 3, और अपॉन में भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो देखो जैसे मान लो हम इसका x² का इंटीग्रेशन करें तो एक पावर बढ़ जाएगी, 2 की जगह 3 हो जाएगा और वही वैल्यू नीचे आ जाएगी और c लग जाएगा। देखो अच्छा, हमने बताया था आपको इंटीग्रेशन दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल, एक होते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल में ये फ़र्क होता है कि इनडेफिनेट में हमें पता नहीं होता कि कहाँ से कहाँ तक चीज़ों को इंटीग्रेट करना है, ऐड करना है। जैसे मान लो मैंने कई पन्ने लिखे, 1000 पन्ने लिखे, मैं इसे कहूँगा ये बच्चे एक बुक बना दो यार मेरी, तो अब कितने पन्नों की बुक बननी है ये मैं डिफाइन नहीं कर रहा, यहाँ कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू लेनी है ये मैं बता नहीं रहा हूँ, तो इसे कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। वैसे हम ज़्यादातर डेफिनेट इंटीग्रल यूज़ करते हैं जिसमें हम बताते हैं कहाँ से कहाँ तक क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, उसे कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। जैसे मान लो ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, इसका आंसर ये आया। अगर मान लो ये डेफिनेट इंटीग्रल होता तो ये ऐसे होता और इसमें बताया होता कि ये जो x है, मतलब ये जो फंक्शन है हमारे पास, इसको इंटीग्रेट करो 1 से लेके 3 तक। अब ये 1 से 3 तक मतलब कि 1 से लेके 3 तक इसको एडअप कर देना है सारा का सारा, जिसमें ये जो नीचे वाला है इसको कहते हैं लोअर लिमिट और ऊपर वाले को कहते हैं अपर लिमिट। मतलब यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट करना है, बताया जाता है। अभी हम आपको बताएंगे बच्चों कि इंटीग्रेशन में लिमिट्स का क्या होता है। देखो बच्चे, जैसे मान लो एरिया में निकालना है, देखो जैसे मान लो एरिया अंडर दिस रीजन निकालना है, कहाँ से कहाँ तक। ऐसे तो ये देखो ये ग्राफ कर्व चलता जाएगा, बट मान लो हमको कहा जाए कि इसके अंदर एरिया निकालना है, तो एरिया में मेंशन किया गया, जैसे मान लो ये कर्व है हमारा, एक कर्व है हमारा, ये एक पैराबोला है, मान लो लेट अस टेक वी हैव अ पैराबोला। हमको इसके अंदर का एरिया निकालना है यहाँ से यहाँ तक, पूरा नहीं निकालना, चलो यहाँ से यहाँ तक निकालना है। ये x है, ये y है, और बोला जा रहा है ये x कोऑर्डिनेट है, x की वैल्यू 1 है यहाँ पे, और ये x की वैल्यू मानो 3 है। तो यहाँ हम इंटीग्रेशन करेंगे, बट कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे, 1 से लेके 3 तक। मतलब लोअर लिमिट क्या है 1 और अपर लिमिट क्या है 3। मतलब यहाँ से यहाँ तक जब कुछ वैल्यू मेंशन की होती है यहाँ से यहाँ तक करना है, मतलब फ्रॉम दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू। तो जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है उसे लोअर लिमिट कहते हैं और जो फाइनल वैल्यू होती है उसे अपर लिमिट कहते हैं हम। ये है, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा और कांस्टेंट नहीं जोड़ेगा क्योंकि ये डेफिनेट है, ऊपर वाला इनडेफिनेट है, ये इनडेफिनेट है और ये डेफिनेट है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी, बट इसमें कांस्टेंट नहीं जोड़ेगा। बट फिर क्या होगा अगर इसमें कांस्टेंट नहीं जोड़ेगा, इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे इसे इंटीग्रेशन कर दिया, अब यहाँ पर लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, इसको हम यहाँ लिख देंगे लोअर लिमिट को, और अपर लिमिट को हम यहाँ लिख देंगे, ये 1 और ये क्या लिख देंगे 3, ये हम लिख देंगे 1 और ये लिख देंगे हम 3। अब क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पर लिमिट्स की वैल्यू पुट करेंगे। लिमिट्स की वैल्यू कैसे, देखो बच्चे होता क्या है कि यहाँ सबसे पहले ना ये 3 है, इसको बाहर ले लेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, ये ऐसे लिख देंगे रीअरेंज करके फिर से। अब क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों, देखो सबसे पहले हम
x की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे, मतलब जैसे x की क्यूब है तो इसकी वैल्यू पुट की हमने, क्या हो जाएगा 3 की क्यूब, फिर लगाएंगे माइनस साइन, बीच में लगाएंगे माइनस साइन, फिर पुट करेंगे x की जगह लोअर लिमिट। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 1/3, 3 की क्यूब क्या होती है बोलो बच्चों, 3 की क्यूब होती है 27 माइनस 1, 1 की क्यूब 1 की होती है, क्या हो जाएगा 27 माइनस 1 क्या हो जाएगा 26/3। तो ये इसका हो जाएगा आंसर। देखो बच्चों जैसे अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है, ऑब्वियसली बात डेफिनेट करना है क्योंकि लिमिट्स दी हुई है हमको, लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। तो देखो बच्चे मेनली इंटीग्रेशन इस फंक्शन का किया जाता है, ये फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 4 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, ये एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो रहा है तो पावर बढ़ जाएगी और वही नीचे आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारा। अब बच्चे कहेंगे सर ये बाकी इसका क्या हुआ, ये तो इंटीग्रेशन हो गया है ना फाइनली, तो ये हट जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। इसको मैथ्स की तरह ट्रीट करो बच्चे, फिजिक्स की तरह मत ट्रीट करो। कोई बच्चा पूछेगा सर ये क्यों हट रहा है, क्या लॉजिक मत पूछना मुझसे अभी फिलहाल, आप क्यों हट रहा है, कैसे हट रहा है, ठीक है, मैथ्स की तरह ट्रीट करो, ये आ जाएगा। और लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है, 2 और 4, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, मैंने आपको जैसे बताया, इसकी जगह ये पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 4 की पावर 4, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर ये पुट करेंगे 2 की पावर 4, 4 की पावर 4 क्या होता है बताओ बच्चे, 2 5 6, और 2 की पावर 4 क्या होता है 16, क्या आ जाएगा 240, ठीक है बच्चों, बोलो। तो चलो बच्चों एक इंटीग्रेशन आपको देते हैं। खैर ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस हमारे इतने काम नहीं आते हैं, रीज़न बीइंग क्या है कि भाई हमारे करिकुलम में बहुत इजी इंटीग्रेशन ही है, हार्ड इंटीग्रेशन नहीं है। फिजिक्स में अभी के लेवल पे काम नहीं आएंगे इतना ज़्यादा आपको, ठीक है। फिर भी हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको जिसका फिर थोड़ा ठीक ठाक लेवल है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx फ्रॉम 0 to 2 कर दो, अच्छे इसका इंटीग्रेशन कर दो। हुआ फोकस, हो गया, चलो अच्छे। देखो बच्चों सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जैसे अगर सिर्फ dx है तो इसका इंटीग्रेशन x होता है। एक बार मैं इसे आराम से समझा देता हूँ। मैंने पहले आपको बताया था कि dl का इंटीग्रेशन l होता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जैसे स्मॉल छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स है, छोटे छोटे स्मॉल, उन सबको इंटीग्रेट करेंगे तो l आ जाएगा। बट एक्चुअली क्या है कि जैसे dl का इंटीग्रेशन l हो गया वैसे ही dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है। बट एक्चुअली क्या है कि अगर मैं इसको फॉर्मूले के हिसाब से दिखाऊं, क्योंकि आमतौर पे मैंने फॉर्मूला बताया था जैसे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो मैंने आपको बताया था इस एंटिटी का हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो ये क्या आ जाता है x³/3 आ जाता है। बट अगर इसको हमें फॉर्मूले के बेसिस पे प्रूफ करना हो तो हम क्या करेंगे बच्चों, तो हम एक काम करेंगे, इसको हम लिख देंगे x⁻0 dx, क्योंकि x⁻0 लिखने का मतलब यही है कि मतलब वो चीज़ 1 है डायरेक्टली। तो अब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि पावर में एक ऐड हो जाता है और अपॉन में वही वैल्यू आ जाती है, तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा, मतलब ये फाइनली आ जाएगा। तो वैसे बच्चों कुछ भी हो बट हमें ध्यान रखना है कि जैसे x² dx है, x³ dx है, और अगर सिर्फ dx है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों यहाँ पर, और यहाँ पर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो खोलेंगे, इसको खोलेंगे तो सबको अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या हो जाएगा x³ dx 0 to 2, ये क्या हो जाएगा x² dx 0 to 2, ये क्या हो जाएगा 2x dx 0 to 2, ये क्या हो जाएगा सिर्फ dx। हमने कुछ नहीं किया बच्चे, हमने सिर्फ सबको अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब हम इंटीग्रेशन चालू करेंगे। क्या होगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा जल्दी बताओ। पावर इस देखो एक पावर बढ़ जाती है और अपॉन में वही आ जाता है, x⁴/4 हो जाएगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 0 to 2। एक्चुअली इसमें एक रूल है बच्चे, चाहे तो लिमिट्स सबकी ओवरऑल ले सकते हो, एक एक की ना लो तो ओवरऑल ले लो, जैसे हमने ये लिख दिया।
अब क्योंकि सबकी इंडिविजुअल लेने से अच्छा ओवरऑल ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसका क्या हो जाएगा ये x³/3, पावर 1 बढ़ जाएगी और अपॉन में वही वैल्यू आ जाएगी। पावर बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा 3 हो जाएगी और अपॉन में 3 आ जाएगा। इसमें क्या होगा 2 बाहर आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर बढ़ जाएगी x² और अपॉन में 2 आ जाएगा, कट जाएगा ये। और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा। और इसमें लिमिट्स क्या होंगी बच्चों 0 to 2। तो अपर लिमिट पुट करना चालू करते हैं बच्चों। तो सब जितना भी एक्स है उसकी जगह क्या पुट करेंगे 2। तो ये क्या हो जाएगा 2⁴ by 4, 2⁵/3 2 का स्क्वायर 2। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो सबकी जगह 0 0 पुट करेंगे। खैर सबकी जगह 0 0 पुट करोगे तो 0 ही हो जाएगा, चेक करके देख लो। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों। क्या आएगा ये बताना, जल्दी से बताओ। 2⁴/4 क्या हो जाएगा सर? ये 16 और 4 हो जाएगा ये। 2⁵3 मतलब 8/3, 2⁵4 4 + 2। तो ये रिजल्ट, इसको ऐड कर दोगे अच्छा रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। तो देखो बच्चों हम लोगों ने यहाँ कुछ बेसिक इंटीग्रेशन सीखा, बट अब हम इसका यूज़ भी करेंगे। तो इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, देखो बच्चों मैंने अभी आपको एरिया के बारे में बताया था कि एरिया अंडर कर्व हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। तो कैसे करना है बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। मैं इसको मिटा देता हूँ। ये हमारा फॉर्मूला है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन असाइन करता हूँ बच्चों, जिसको आपको सिंप्लीफाई करना है। ये हमारा एक कर्व है जो कि पैराबोलिक कर्व है। वी हैव दिस पैराबोलिक कर्व। द इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोलिक कर्व इज y = x²। मतलब मैंने आपको बता रखा है कि हर एक फिगर की अपनी अपनी इक्वेशन होती है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अलग होती है, पैराबोला की इक्वेशन होती है, मैंने आपको बताया था ग्राफ में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो शेडेड रीजन है जो कि x = 1 से लेके x = 3 तक है मान लो, इसके अंदर एरिया इनक्लोज निकालना है हमको। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ बच्चों क्या करना है। देखो हमने अभी अभी फॉर्मूला लिखा था थोड़ी देर पहले। एरिया क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ dA, ये क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ y dx। तो y की जो वैल्यू है बेसिकली ये है, यहाँ पुट कर सकते हैं। और लिमिट्स क्या लगानी है यह हमने आपको सिखाई दी है। तो ट्राई करो बच्चों जल्दी से मुझे बताओ। देखो बच्चों हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो जैसे कि हमने अभी अभी देखा था कि फॉर्मूला ये होता है हमारे पास। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये दे रखी है, y जो है x² के बराबर है। तो यहाँ जो होगा वो क्या हो जाएगा x² dx। और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, फ्रॉम 1 to 3। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो बच्चों। ये जो मैंने लिखा है इस स्टेप पे किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है। बोलो बच्चों। अब हम इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करना हमको पता है, जैसे कि जब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक पावर बढ़ जाती है और अपॉन में वैल्यू आ जाती है 1 to 3। तो खैर इसकी वैल्यू अभी अभी शायद हमने निकाली भी होगी 1/3 x³। लोअर लिमिट और अपर लिमिट 1/3, ये 3 पुट कर देंगे इसकी जगह, 3 की क्यूब माइनस ये पुट कर देंगे 1 की क्यूब। क्या हो जाएगा बच्चों ये 1/3, इसकी क्यूब 27 - 1 क्या हो जाएगा 26/3 यूनिट स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। यूनिट स्क्वायर से लिखा कि हमको पता नहीं है कि सेंटीमीटर स्क्वायर है मीटर स्क्वायर है, तो आपको पता होगा बच्चों यूनिट स्क्वायर लिख देते हैं। लास्ट क्लास में बच्चों हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, तो आज हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एरिया अंडर कर्व निकालना सिखाया था, बट एक्चुअली क्या है कि अब हम अपनी एप्लीकेशन पे पढ़ते हैं कि हम फिजिक्स में इंटीग्रेशन को कैसे यूज़ करते हैं। मतलब हमारा जो यूज़ है क्यों किस लिए हमने इंटीग्रेशन पढ़ा है, फिलहाल उसके बारे में आपको बताते हैं। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, जैसे कि ये 2 फॉर्मूले मैंने लिखे हुए हैं, ये हमने पढ़े थे पहले अभी। किस किस चीज़ के फॉर्मूले होते हैं ये अगर वेलोसिटी निकालनी होती है तो पोजीशन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वेलोसिटी आती है, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो टाइम के एस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन आता है। ये 2 फॉर्मूले हमने पढ़े थे। और डिफरेंशिएशन में मैंने आपको सिखाया भी था कैसे हम निकालते हैं। पोजीशन को डिफरेंशिएट करके कैसे वेलोसिटी निकालते हैं, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं।
तो इसका मतलब कि पोजीशन को हम जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है। बट अगर मैं उल्टा करना हो, उल्टा मतलब कि एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से पोजीशन निकालनी हो, तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। मतलब अगर यहाँ से यहाँ जाना हो तो डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं, और यहाँ से यहाँ जाना हो तो इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं बताते हैं बच्चों, एक्चुअली मैं आपको अभी कैसे यूज़ करते हैं। तो अब देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है कि जैसे मान लो कि हमने जैसे पोजीशन दिया था, एक्स टी रिलेशन से वी टी रिलेशन निकालनी है, वी टी से ए टी निकालना है, हम डिफरेंशिएशन का सहारा लेते हैं, और अगर हमें उल्टा करना है तो हम इंटीग्रेशन करते हैं। अब ये क्या होता है थोड़ा सा हम समझते हैं। देखो जैसे मान लो बच्चों, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक रिलेशन है, आमतौर पे हमने पढ़ रखा है एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, पर डिफरेंशिएशन की फॉर्म में इसे ऐसे लिखा जाता है। मतलब अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलती है। बट मान लो कि अगर हमें वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है तो हम डिफरेंशिएट करते थे, बट अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है, उल्टा करना है, तो हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चे, जैसे a इज इक्वल टू क्या होता है, डी वी बाय डी टी, इसको इधर ले जाओ तो डी वी क्या हो जाएगा, a इंटू डी टी। अब इस चीज़ का क्या मतलब है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कोई बच्चा हमको बता सकता है क्या? क्या किसी के पास कोई आइडिया है इस चीज़ को लेके? क्या किसी को कोई आइडिया? ये जो एक्सप्रेशन है ठीक वैसा ही है जैसे हम बचपन में पढ़ते थे, जो कि ये एक्सप्रेशन होता है। कैसे? ये एक्सप्रेशन क्या होता है? वही बचपन का एक्सप्रेशन 9th क्लास का, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। फर्क क्या है, डेल्टा है, यहाँ डेल्टा की जगह क्या लिख दिया है, डी लगा दिया है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया। मतलब कि वेलोसिटी निकालनी है या डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा, तो एक्सेलरेशन और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि वेलोसिटी में कितना डिफरेंस आ रहा है। मतलब बेसिक रिलेशन है, बट ठीक है, ये तो समझ में आ गया। बट एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, ये जो रिलेशन या एक्सप्रेशन है ये स्मॉल चेंज के लिए लिखा हुआ है। अब ये स्मॉल चेंज का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मान लो एक बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, ऑब्वियसली बात है बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी ही होगी। बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी ही होगी। तो मान लो एक बॉडी डी टी टाइम तक एक्सेलरेट करती है, ए एक्सेलरेशन करती है, और उसकी वेलोसिटी में चेंज क्या आता है, डी वी आता है, तो ये रिलेशन है। ऑब्वियसली बात है अगर बॉडी एक्सेलरेट करेगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब डी वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, डी टी मतलब कि टाइम, और ए मतलब एक्सेलरेशन। बट कहानी यहाँ तक तो बहुत सिंपल दिखती है, बट सारी दिक्कतें तब चालू होती है जब एक्सेलरेशन वेरिएबल हो। एक्सेलरेशन वेरिएबल हो तो दिक्कत हो जाती है। क्यों दिक्कत होती है, कारण क्या है, जब आपको वैल्यू ही नहीं पता एक्सेलरेशन की तो आप यहाँ लिखोगे क्या, ए की जगह क्या लिखोगे, जब आपको पता ही नहीं है तो ए की जगह क्या लिखोगे। देखो बच्चे, फिक्स चीज़ें थोड़ी सी कंपैटिबल होती है हमारे लिए। जैसे मान लो आपको ट्रिप और टूर पे जाना है, आपने फ्रेंड से पूछा यार कितने लगेंगे, उसने कुछ बताया इतने पैसे लग जाएंगे यार, अप्रॉक्सीमेट ऐसे बता दिया, तो एक फिक्स चीज़ है। बट अगर मान लो हमको कोई चीज़ फिक्स्ड पता ही नहीं है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं पता है, तो उससे डील करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। अब मान लो एक बॉडी की एक्सेलरेशन फिक्स्ड है तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना काफ़ी सिंपल होता है। बट मान लो किसी सिचुएशन में वेरिएबल एक्सेलरेशन है, तो क्या ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, क्या डिफिकल्टी है हमारे साथ, बताते हैं अच्छे। वेरिएबल एक्सेलरेशन में क्या दिक्कत है हमें, जैसे मान लो, चलो हम इसको भी नहीं लेते अभी फ़िलहाल, हाल फिलहाल चलो इसको मिटा ही देते हैं, एक पल को इसको मिटा देते हैं, इन सबको भी मिटा देते हैं, सबको मिटा देते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ये पढ़ा है हम लोगों ने। यस सर। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ये ठीक है। यस सर। बट मान लो एक्सेलरेशन वेरिएबल है, यस सर। क्या ये फॉर्मूला यहाँ एप्लीकेबल डायरेक्ट हो सकता है, क्या डायरेक्टली इसको यूज़ किया जा सकता है, क्या ये सिंपल सा हम लगा सकते हैं। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन देता हूँ कि एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, टाइम है 2 सेकंड का।
बताओ चेंज इन वेलोसिटी क्या लगाएं, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या पुट करें, क्या कर सकते हैं हम लोग? एक्चुअली क्या है बच्चे, वो एक्चुअली क्या है, एक्सेलरेशन की वैल्यू मान लो सिंपली चेंज हो रही है, मतलब कैसे भी चेंज हो सकती है, रैंडमली भी चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू का एवरेज वगैरह नहीं पुट कर सकते हैं, मतलब ऐसा डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते हैं, ये तो डिफिकल्टी है हमारे साथ। क्या करें एक्सेलरेशन की वैल्यू, क्योंकि डिफाइंड नहीं है, वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब कि फिक्स्ड ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। देखो आमतौर पे ये फॉर्मूला तब लगता है जब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है, कि भाई इतनी वैल्यू है, टाइम इतना है, ये आ गया, जो कांस्टेंट चीज़ें होती हैं। बट जब वेरिएबल होता है तो फिर क्या खेल होता है, मतलब जब पूरी वेरिएबल होती है, देखो मान लो अगर एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है तो ये फॉर्मूला नहीं लग सकता है। कारण क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या पुट करूँ ये हमें नहीं पता, और वो प्रॉपर नहीं होता है। हर इंस्टेंट पे वैल्यू क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है, इंस्टेंट वाइज चेंज हो रही होती है। जैसे मान लो हमने एक एग्जाम्पल दिया, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज गिवन बाय 2t। अब ये है, जैसे मान लो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसमें से कौन सा कांस्टेंट है और कौन सा वेरिएबल है, कौन सा कांस्टेंट है कौन सा वेरिएबल है? Acceleration A is equals to 2t. ये क्या है, Acceleration ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है? the constant. ये मान लो ये वैल्यू है, ये वेरिएबल है, मतलब क्योंकि टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और ये कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट दे रखी है एक्सेलरेशन तो डायरेक्टली पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, टाइम पुट कर दो आ जाएगा। बट वेरिएबल हो, वेरिएबल मतलब जो किसी ना किसी चीज़ के साथ चेंज हो रहा हो, टाइम डिपेंडेंट हो, तो यहाँ सारी दिक्कत चालू हो जाती है। तो यहाँ कैसे करें, यहाँ हमको पता ही नहीं होता। तो हम यहाँ एक काम करते हैं, हम कहते हैं चलो वैल्यू चेंज हो रही है बट छोटे से इंस्टेंट के लिए तो सेम रहेगी, एक छोटा सा इंस्टेंट है जैसे अभी, ठीक है अभी 2 है, अगले इंस्टेंट बाद चेंज हो जाएगी, बट छोटे से इंस्टेंट के लिए तो सेम रहेगी। तो हम क्या करते हैं, स्मॉल इंस्टेंट के लिए निकाल लेते हैं। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, तो इसको dv इज इक्वल टू क्या आ जाता है, a dt। तो हम ये कह देते हैं कि मान लेते हैं कि ऑल दो एक्सेलरेशन इज वेरिएबल बट फॉर स्मॉल इंस्टेंट, बहुत छोटे से इंस्टेंट के लिए वो करीब करीब फिक्स्ड ही होगी, मतलब बहुत स्मॉल इंस्टेंट के लिए। तो स्मॉल इंस्टेंट के लिए हम चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और अगर कंप्लीट के लिए निकालना है, कंप्लीट पूरे के पूरे उसके लिए, तो फिर हम किसका सहारा लेते हैं, फिर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो कहने का सीधा सीधा मतलब क्या है कि अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, इवन कोई भी चीज़ वेरिएबल हो, मल्टीप्लिकेशन के केस में, जैसे अगर दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, जैसे यहाँ पर आप देखो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्सेलरेशन और क्या हो रहा है, टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर दोनों ही चीज़ें कांस्टेंट होती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, एक्सेलरेशन और टाइम की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती। बट दोनों में से एक भी चीज़ वेरिएबल हो तो हमें किसका सहारा लेना पड़ता है, इंटीग्रेशन का सहारा। फिर ये नहीं होता, फिर क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता है। अब हम आपको एक हिंट देते हैं, कुछ बताते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं कि क्या चक्कर है, क्या कहानी है। बताएं बच्चों, एक बॉडी है बच्चों, एक बॉडी है, उसका मोशन है, मोशन में है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसका एक्सेलरेशन है 2t, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी बताओ आफ्टर 2 सेकेंड्स, फाइनल वेलोसिटी बताओ आफ्टर 2 सेकेंड्स, ये आपको करना है बच्चे। देखो बच्चों ये क्वेश्चन हमारे पास ये है, और जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन दे रखा है 2t, फाइनल वेलोसिटी पूछा हुआ है आफ्टर 2 सेकेंड, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, ये कौन से मेथड से होगा ये देखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन 2t नहीं है, 2 फिक्स्ड है, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड निकालना है। क्या दोनों सेम मेथड से होंगे, कोई एक होगा तो क्यों होगा, क्यों नहीं होगा, सब देखते हैं, सब देखते हैं। इधर देखो अच्छे आराम से देखो, अच्छे चक्कर है ये। सबसे पहले इस पे चलते हैं हम लोग, इस पे एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ठीक है। कई बार ऐसे बच्चे v माइनस यू भी लिख देते हैं, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो ध्यान रखना जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, जैसे इधर लेके जाएंगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 भी बन जाता है। v इज इक्वल टू यू प्लस 80 कोई इक्वेशन नहीं होती स्पेशल,
वो यही होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन ही होता है कुल मिला के देखा जाए तो मैं इसको मिटा देता हूँ मुझसे। ये होता है बेसिकली एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, तो इसको मल्टीप्लाई कर दे, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी हमें किससे मिलेगा? एक्सेलरेशन और टाइम की मल्टीप्लिकेशन से। बट यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या है? कांस्टेंट है। टाइम भी फिक्स्ड है, मतलब वेरिएबल नहीं, मतलब जैसे 2 सेकंड्स है। तो एक काम करते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल हमें निकालना है, इनिशियल कितना है? 10, एक्सेलरेशन कितनी है? 2, टाइम कितना है? 2, 14 मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया, आंसर आ गया। अब क्या ये भी ऐसे ही होगा? सर एक बार और दोबारा। बोलो। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चे, जो सेकंड पार्ट है, इसको हम इस मेथड से नहीं कर सकते, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन इनटू टाइम, और एक्सेलरेशन वेरिएबल है। जब दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही होती है, उनमें से कोई एक क्वांटिटी भी वेरिएबल होती है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि वो एक्सेलरेशन के लिए फिक्स नहीं है, चेंजिंग है। तो हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए होती है, जैसे एक ही वैल्यू, प्रॉपर वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा, वरना आंसर नहीं आएगा। प्रॉपर वैल्यू से तो आता है। जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हो, तो आपको टिकट्स, मूवी टिकट्स का बजट पता करना है, तो आपको जब तक टिकट की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक नहीं आएगा ना आपका आंसर, ठीक है। और वो आपसे कहे कि एज वाइज होगा, 6 साल के 100 रुपये, फिर हर साल का अलग अलग, एक साल का बच्चा अलग अलग होगा तो उसके लिए वैल्यू अलग अलग होगी। वेरिएबल, फिर आप वेरिएबल निकालना सिंपल नहीं होता है। अब कोई बंदा कहे कि पर हेड 100 रुपये खर्चा है, तो आप इजीली मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। कोई कहे कि भाई 10 साल के बच्चे के लिए 100 रुपये, फिर हर साल जितना ज़्यादा होगा 10-10 रुपये ऐड होते जाएंगे, तो मत्थापच्ची हो गई, उसको इजीली आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो फिर। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, वेरिएबल है एक्सेलरेशन, तो हमको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है। कैसे होगा ये? देखो, ये लेंगे हम, इंटीग्रेशन करेंगे, dv इज इक्वल टू ए डी टी। वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है? u से लेके v तक। टाइम कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 0 से लेके t तक। dv का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा v। मैंने आपको बताया था बच्चों लास्ट क्लास में कि सिर्फ जो dx होता है या dl होता है, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? l हो जाता है। सिर्फ dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? v। लोअर लिमिट होगी u और अपर लिमिट होगी v, जो कि u यहाँ पर कितना है? 10। तो u की वैल्यू कितनी है? 10। ये जो एक्सेलरेशन है, इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू क्या है? 2t dt। टाइम कहाँ से कहाँ तक वेरी करे? 0 से लेके 2। तो 2 तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका किया जाएगा? इंटीग्रेशन किसका किया जाएगा? इसका। मैंने बताया था जिसका इंटीग्रेशन करते हैं उसकी एक पावर बढ़ जाती है और अपॉन में वैल्यू आ जाती है। जैसे ये तो इंटीग्रेशन का पार्ट हो जाता है, 2 तो बाहर आ गया। जैसे इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक पावर बढ़ गई और अपॉन में वैल्यू आ गई, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट कर देंगे। फिर जब लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो पहले इसकी जगह अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, फिर अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। क्या आ जाएगा ये? v माइनस 10 इज इक्वल टू 4 माइनस 0, इस इधर आ जाएगा। v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। एक बार चेक कर लेना बच्चों, कोई गलती तो नहीं, एक बार चेक कर लेना आप लोग। चलो बच्चे, क्वेश्चन दे रहे हैं जल्दी से, हम आपको इसे ट्राई करना है आप लोगों को। तो एक बॉडी का एक्सेलरेशन है टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 सेकेंड बाद फाइनल वेलोसिटी बताओ। जल्दी से करो बच्चे। अब आज बच्ची, चलो देखो बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या है भाई, ये फॉर्मूला लगेगा हमारा जो कि है dv इज इक्वल टू ए डी टी। तो वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है? 2 to v तक, और टाइम कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 2 तक। और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? टी स्क्वायर। चलो यही इंटीग्रेशन कर देते हैं। dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? v 2 to v
ए क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा बच्चे, इसको लिख दें हम, टी स्क्वायर डी टी फ्रॉम 0 to 2। इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, क्या होगा बच्चे बताओ जल्दी से, क्या होगा भाई, टी क्यूब बाय 3, पावर बढ़ जाती है और अपन में वही वैल्यू आ जाती है, ठीक है, पावर बढ़ जाती है एक पावर और अपन में आ जाता है। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/3 बाहर आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की क्यूब, इसको तो ले आएंगे v इज इक्वल टू 8/3 + 2 जो कि क्या हो जाए 3 6 14/3, ये आ जाएगा बच्चे, मेरा तो आंसर ये आ रहा है। देखो बच्चों जैसे हमने ये रिलेशन देखा v एक्सेलेरेशन वाला, ऐसे ही हम पोजीशन भी निकाल सकते हैं। एक्चुअली क्या है, हमने दो रिलेशन पढ़ी हैं, एक तो हमारी ये रिलेशन होती है a = dv/dt, तो उसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो dv क्या हो जाता है a dt हो जाता है, और इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाता है। और एक रिलेशन हमने ये भी पढ़ी हुई है जो क्या होती है v = dx/dt, तो इसको जब ले जाएंगे तो dx क्या हो जाएगा v dt, और ये ऐसे हो जाएगा। तो ये x और v रिलेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर भी। जैसे क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उसको ट्राई करना। एक बॉडी है, उसकी वेलोसिटी है 2t मीटर/सेकेंड, ऐसे है, मतलब वेरिएबल है, टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। और बॉडी की इनिशियल पोजीशन 2 मीटर है। पहला फाइनल पोजीशन बताओ, दूसरा डिस्प्लेसमेंट बताओ। चलो बच्चों कैरी ऑन। देखो बच्चों जैसे अगर आप इसको सिंपली सॉल्व करते हो तो पोजीशंस की फॉर्म में आता है, जैसे इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक, और ये टाइम यहाँ पे टाइम करते हैं। तो जब dx का इंटीग्रेशन करते हैं ऐसे, तो ये x आएगा और इनिशियल से लेके फाइनल तक आएगा। तो ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन हमेशा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये एक्चुअली क्या है कि ये जो वैल्यू है ये डिस्प्लेसमेंट दे रही है, क्या दे रही है, क्योंकि देखो dx का इंटीग्रेशन कर रहे हैं इनिशियल से फाइनल तक, ये फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन हमेशा क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। समझे नहीं समझे? खैर चलो बच्चे अब आगे देखते हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा चीज़ें। एक्चुअल में क्या है बच्चे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि भाई सीधे सीधे फॉर्मूले में यहाँ पुट कर देना है हमको। तो dx = v dt, v की वैल्यू क्या है हमारे पास 2t dt, और कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, टाइम 0 से लेकर t तक। पोजीशन कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके x तक। करंट इंटीग्रेशन बच्चों, जैसे कि dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x लोअर लिमिट होती है 2, अपर लिमिट होती है x, 2 बाहर आ जाएगा इसमें, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक पावर ऐड हो जाएगी और अपन में वही वैल्यू आ जाएगी, और लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा अपर लिमिट स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट स्क्वायर। यहाँ क्या है टाइम 2 सेकेंड, तो 2 हो जाएगा ये 0 से लेके 2। तो ये x - 2 = 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x - 2 = 4, x क्या हो जाएगा 6 मीटर। तो कहने का मतलब ये है कि क्या ये डिस्प्लेसमेंट मिला मुझे, नहीं, ये बच्चों ये जो x है ये बेसिकली फाइनल पोजीशन है। अब मतलब बॉडी फाइनली 6 मीटर पे है, बट इसकी डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर नहीं है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसे निकालते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल 6 मीटर है, इनिशियली कितनी थी 2 मीटर, क्या आ जाएगा 4 मीटर की डिस्प्लेसमेंट है। समझे नहीं समझे? तो बच्चे आज की क्लास का लास्ट पोर्शन है, हमें डेरिवेशन ऑफ 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बाय इंटीग्रेशन मेथड हम चालू कर रहे हैं। तो हम जो कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि क्या है, s = ut + ½ t स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर = 2s, और v = u + at, ये हम डिराइव करने वाले हैं। 3 इक्वेशन
ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन। जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों कि इंटीग्रेशन हम जब चाहें तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में या कांस्टेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, बट वेरिएबल में हमें इंटीग्रेशन यूज़ करना ही करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन हर केस में यूज़ कर सकते हो, चाहे कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, यूनिवर्सल फॉर्मूला है इंटीग्रेशन, हर सिचुएशन में इंटीग्रेशन यूज़ किया जा सकता है। अब जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, 3 इक्वेशन की डेरिवेशन कर रहे हैं, जब एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए भी हम इंटीग्रेशन यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब समझे नहीं समझे बच्चों, बोलो। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में भी हम इंटीग्रेशन यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी इक्वेशंस क्या होती है बच्चे, हमने क्या क्या इक्वेशन पढ़ी हुई है, एक ये पढ़ी हुई है, एक क्या पढ़ी हुई है, ये पढ़ी हुई है, फर्स्ट सेकंड, और एक इक्वेशन हमारी और बन सकती है इससे, किससे, देखो अच्छे चक्कर क्या है, इससे एक इक्वेशन और बन जाती है, dx से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। कैसे, अगर dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, dx बाई dt क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम क्या हो जाता है, वेलोसिटी, ये हो जाता है। तो ये 3 इक्वेशंस हो जाती है हमारे पास, इसका यूज़ करने वाले हम लोग। इसमें किसी को कोई डाउट है तो मैं बता दूंगा दोबारा से। dx से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, dv की जगह dv आ जाएगा और dx की जगह dx आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये यहाँ से चालू करते हैं। a इज इक्वल टू क्या होता है, dv बाय dt। मान लो एक बॉडी है, उस पर एक्सेलरेशन लग रही है, भाई ऑब्वियसली बात है, बॉडी पे एक्सेलरेशन लग रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर u है तो कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी t टाइम में। ठीक है, तो इसको अगर इधर लेके जाएं तो ये a dt हो जाएगा, ये dv हो जाएगा, और लिमिट्स क्या होंगी, बोलो बच्चे, लिमिट्स क्या होंगी, जल्दी बताओ बच्चों, क्या लिमिट्स होंगी, वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक वेरी करिए, ये वेलोसिटी u से लेके v तक और टाइम 0 से लेके t तक, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, a की वैल्यू इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, ऐसे लिख देंगे इसको। और जैसे कि लास्ट क्लास में हमने कहा था, देखा था कि सिर्फ dt हो तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, t हो जाता है, लिमिट्स 0 से लेके t, और सिर्फ dv हो तो इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, v हो जाता है, u से लेके v। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट कर देते हैं, क्या होगा भाई, जल्दी से देखो अच्छे, इंटीग्रेशन करेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, t माइनस 0 v माइनस u, क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मतलब ये इक्वेशन हमारी आगे देख लो बच्चे एक बार कैसे किया हमने। इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है, मतलब उल्टा जो न्यूमेरिकल है उसमें तो फिर भी काफ़ी कुछ करने का होता है, इसमें तो बहुत कुछ भी नहीं है, उतना भी कुछ खास नहीं है करने को। देख लो बच्चों एक बार, तो ये एक इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। अब हम आगे इसे कंटिन्यू करते हैं और आगे हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो जब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यहाँ पे डिराइव कर दी एक, और सेकंड पे चलते हैं हम लोग। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए नाउ वी आर यूजिंग डिफरेंट फार्मूला। डिफरेंट फार्मूला मतलब ये यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी। तो बच्चे v की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, v क्या होता है, u प्लस ए टी, यहाँ से हम पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि v की जगह हमने u प्लस ए टी क्यों पुट किया है। मैं अभी आपसे बच्चों पूछूंगा, थोड़ी सी देर में क्वेश्चन पूछूंगा कि मैंने v की जगह ये वैल्यू क्यों पुट की है, अभी पूछूंगा। बट उससे पहले हम अभी कुछ नहीं लेते हैं, सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दिया हमने v की जगह u प्लस ए टी, इसको इधर भेज दिया, क्या हो जाएगा, इस एक एक को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे u डी टी प्लस ए टी डी टी। अब यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, तो टाइम 0 से t तक जा रहा है और पोजीशन 0 से लेके s तक जा रही है। यहाँ मान लो पोजीशन नहीं लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी सी देर पहले बताया था, जैसे इनिशियल ले लो और फाइनल ले लो, तो डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। खैर हम चलो करते हैं धीरे धीरे। तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x इनिशियल से लेके फाइनल तक, u बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा इनिशियल से लेके 0 से लेके t तक, a बाहर आ जाएगा। अब यहाँ क्या है बच्चे, यहाँ सिर्फ dt नहीं है, ये तो ये बाहर आ गया, t का इंटीग्रेशन करना है। जब t का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगी और अपॉन में वही आ जाएगी और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से लेके t।
इसमें हम लोअर लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे। ये हो जाएगा फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, ये हो जाएगा u। इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये 2 को हम बाहर ले लेंगे यहाँ पे, अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर। इसको हम क्या लिखते हैं बच्चों, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन हमेशा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ये हो जाएगा ut, ये हो जाएगा हाफ at स्क्वायर। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि 11th क्लास में फास्ट पढ़ना ही पड़ता है, 11th 12th में फास्ट पढ़ना ही पड़ता है, इसकी आदत डाल लो आपसे, कॉलेज में और फास्ट पढ़ना पड़ता है। तो चलो बच्चों अब लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे चलते हैं और उसको डिराइव करते हैं। तो लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चे हम इस फॉर्मूले की हेल्प से लेते हैं, a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, जो कि हमने निकाला है। तो इसमें हमें करना है, तो बच्चे थर्ड इसे a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स हो गया, इसको इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा a डी एक्स, क्या हो जाएगा वी डी वी। अब देखो बच्चे, जहाँ आप एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ इंटीग्रेशन करते हैं हम, लिमिट्स उसी चीज़ की पुट की जाती है। जैसे यहाँ किसका इंटीग्रेशन हो रहा है और यहाँ किसका हो रहा है, बताना कहाँ किसका इंटीग्रेशन हो रहा है। सर इधर x का हो रहा है और सर इधर v का। इधर वेलोसिटी का हो रहा है, इधर वेलोसिटी का हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी से लेके फाइनल वेलोसिटी की लिमिट्स पुट करेंगे। यहाँ पोजीशन का हो रहा है, तो x1 से लेके x2 तक, या x इनिशियल से लेके x फाइनल, जैसे भी मतलब पोजीशन का करेंगे। तो क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो जैसे कि एक्सेलरेशन ये है, ये बाहर आ जाएगा, जो भी कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x हो जाता है, और ये तो a बाहर आ गया इनिशियल से लेके फाइनल तक। और v dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय 2 u से लेके v तक। तो इसे पुट कर देंगे बच्चे, इसे पुट कर देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, a x फाइनल माइनस x इनिशियल, ये क्या आ जाएगा 1/2 को बाहर ले लो, मतलब ये v स्क्वायर बाय 2 है ना, तो 1/2 को बाहर ले लो, ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर, इसको इधर भेज दो। 2a फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आ गई बच्चे। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है बच्चे, हमने थोड़ा फास्ट ही बताया है।